हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमिनेशन रिएक्शंस। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कवर करूंगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में आपका E2 रिएक्शन होगा, राइट, और दो पार्ट्स में आपका E1 रिएक्शन होगा, ताकि आप लोग के लिए भी एक बर्डन ना हो कि एक साथ इतना बड़ा वीडियो हो जाए तो कई सारी चीजें हो जाती है ना समझाने को, तो आपके ऊपर बर्डन हो जाता है, फिर चीजें कंफ्यूज करने लगती हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे लेकिन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप लोग के लिए, स्पेशली 12th वालों के लिए, BSc वालों के लिए, IIT JEE नीट सबके लिए एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को ऑर्गेनिक में, और खास करके क्वेश्चंस के लिए भी, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस भी एलिमिनेशन रिएक्शन पे बहुत से बनते हैं। ऑलराइट, तो क्या पढ़ेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन। और ठीक है, तो मैं लिखता जा रहा हूं और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए। जहां पर भी आप लोग को लगे नोट डाउन करना, मैं थोड़ा सा गैप भी दे दूंगा वीडियो में, और साथ ही साथ आप लोग पॉज करके भी उसको नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो क्या पढ़ने वाले हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब सबसे पहले सवाल यह आता है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, E1, E2, E1CB वो सब चीजें तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल यह आता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन एक जनरल वे में अगर लिखा जाए तो एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आपका कोई एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, कुछ इस तरीके का, H इसका एक यहां पे लिख रहा मैं, ठीक है, एंड CH2L। ठीक, ये L क्या है? ये L क्या है? ये L है आपका लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्या है? लीविंग ग्रुप। ठीक, L क्या है आपका? लीविंग ग्रुप। अब इसके साथ हम लोग क्या लेते हैं? इसके साथ हम लोग लेते हैं एक बेस। क्या लेते हैं? बेस लेते हैं। ठीक है, बेस तो आप लोग समझते हो, एक बेस लेते हैं। ठीक, तो अब रिएक्शन ये होती कैसे? देखो, L जो है वो क्या है? हमारा लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप का मतलब क्या होता है? ये आसानी से जा सकता है, लीव कर सकता है। लीविंग ग्रुप इसीलिए तो इसको बोला जा रहा है कि ये आसानी से जा सकता है, आसानी से ये बॉन्ड जो बना हुआ है कार्बन और L के बीच, ये आराम से टूट सकता है। ठीक है, अंडर रिएक्शन कंडीशंस ये आराम से टूट सकता है। तो ये क्या आपका लीविंग ग्रुप हो जाएगा। ठीक, और हमने एक बेस लिया। ठीक, बेस कौन सा लेते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा स्ट्रॉन्ग बेस। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि स्ट्रॉन्ग बेस क्यों जरूरी होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं। अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है क्योंकि, तो इसलिए आप लोग समझो कि स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप है, ठीक, लीविंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है? ये चला जाता है। किस तरह जाता है? जो ये आपका बॉन्ड है, कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है, ये अपनी तरफ तोड़ लेता है। ठीक है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। ठीक, अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो क्योंकि लीविंग ग्रुप की तरफ टूटा तो लीविंग पे ग्रुप पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। करेक्ट, क्योंकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किधर गए? लीविंग ग्रुप की तरफ गए। तो कार्बन पे क्या आएगा? कार्बन पे आएगा आपका पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले क्या हो रहा है? जो आपका लीविंग ग्रुप है वो ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ ले रहा है, तो लीविंग ग्रुप पे आया माइनस चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होता है? ये जो आपका बेस है, ठीक है, इसको मैं यहां पे भी लिख रहा, ये आपका जो बेस है, ठीक, ये आपका बेस है। ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन? बीटा हाइड्रोजन जो है। ठीक है, देखो, जो लीविंग ग्रुप है उसकी वजह से लीविंग ग्रुप कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा। ठीक है, कोई ना कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा। तो क्या हुआ? तो फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन होता है वो कौन सा होता है? आपका अल्फा कार्बन होता है। कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन होता है, राइट। जो कि ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच्ड हो वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। उसके बाद वाला कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन होगा। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन्स। क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन्स। तो क्या होगा? लीविंग ग्रुप तो अपना निकला, और साथ ही साथ आपका जो बेस है वो ये जो बीटा हाइड्रोजन है इसको ले जाएगा। कैसे ले जाएगा? वो कुछ इस तरीके से ले जाएगा कि जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये कार्बन की तरफ टूट जाएगा। समझ रहे हो? कार्बन की तरफ टूटा तो हाइड्रोजन पे आया प्लस चार्ज,
कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज। इतनी बात क्लियर हुई। कार्बन की तरफ टूटा ना, तो ये जो दो बॉन्ड्स में जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये कार्बन की तरफ गए, ठीक है, तो इसलिए कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आया पॉजिटिव चार्ज। जो आपका बेस है उसके पास लोन पेयर है, ठीक, वो लोन पेयर इसको दे देगा, क्योंकि अब H प्लस बन गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई, तो बेस क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स H को दे देगा, ठीक। तो अब ओवरऑल बन क्या रहा है, देखो इतनी सारी चीजें हो गई। सबसे पहले लीविंग ग्रुप निकला, ठीक, और साथ ही साथ बेस जो है, जो आपका बीटा हाइड्रोजन है, उसको ले जाता है। तो अब होता क्या है, देखो सबसे पहले तो बेस हाइड्रोजन को ले गया, तो आपका BH बन गया, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, BH बन गया, ठीक। साथ में आपका L माइनस निकला था, तो L माइनस बन गया, ठीक, इतना क्लियर है। ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, ये प्रोडक्ट्स हैं आपके, उधर जगह नहीं थी, ठीक। अच्छा, तो सब इतना समझे। B ने H को ले लिया, BH बन गया, L माइनस निकल गया, इतना क्लियर है। अब देखो मेन जो हमारा प्रोडक्ट है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है मेन, वो क्या बना, वो आपका बना CH3, ठीक, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये बना, क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये डबल बॉन्ड कैसे हुआ, देखो माइनस चार्ज आया था ना इस वाले कार्बन पे, प्लस चार्ज आया था इस वाले कार्बन पे। प्लस माइनस जब भी अगल बगल वाले कार्बन पे होते हैं तो क्या होता है, एक पाई बॉन्ड बन जाता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक आपका पाई बॉन्ड बन जा रहा है, एग्जैक्टली वही, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये आपकी हुई एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या हुई, ये आपकी हुई एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन किस हिसाब से, कि देखो L भी निकला एलिमिनेट हुआ, H भी निकला एलिमिनेट हुआ, ठीक है। तो और प्रोडक्ट हमको क्या मिला, एल्कीन मिला, ठीक। एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, एल्कीन मिलते हैं, ठीक। तो ये हमारी क्या है, एक जनरल एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। और इसका एक और नाम है, इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन। इसको हम लोग और भी नामों से जानते हैं। क्यों बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि देखो आपका बीटा से हाइड्रोजन निकल रहा है ना, बीटा से आपका हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक, बीटा एलिमिनेशन। या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, देखो अगर इस कंपाउंड की हमको नंबरिंग करनी हो, ठीक है, अगर इस कंपाउंड की हमको नंबरिंग करनी हो तो कैसे करेंगे, ये कार्बन पहला कार्बन, ये कार्बन दूसरा कार्बन, ये कार्बन तीसरा कार्बन, ठीक है, ऐसी तो करोगे IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये वाला पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, करेक्ट है। तो अब देखो कहां से एलिमिनेशन हो रहा है, पहले कार्बन से L का एलिमिनेशन हो रहा है, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है ना। पहले से L जा रहा है, दूसरे से H जा रहा है, तो इसको हम लोग 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1,2 एलिमिनेशन, ठीक। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है, 1,2 एलिमिनेशन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो, ठीक, चलो इतना नोट डाउन कर लो, क्लियर है। चलो अब देखो कुछ बातें और करते हैं इसके बारे में। ये तो एक जनरल हो गया कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, ठीक, ये तो एक जनरल बात हो गई। अब देखो जो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है ये होता कब है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने एल्किल हैलाइड और एराइल हैलाइड की पूरी लेक्चर सीरीज बनाई है, उसमें मैंने SN1 और SN2 पढ़ाया है। वो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई आपका जैसे एल्किल हैलाइड है, ठीक है, अगर वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे रहा है तो साथ ही में वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन हमेशा साथ में चलती हैं, ठीक है, हमेशा कंपीट करती हैं। जब भी आप कोई ऑर्गेनिक की रिएक्शन चला रहे होगे जिसमें अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे होगे तो उसके साथ एलिमिनेशन भी होगा, या फिर अगर आप एलिमिनेशन कर रहे होगे तो उसके साथ सब्स्टिट्यूशन भी होगा, ठीक है। बस कंडीशंस हम लोग क्या रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट मेजर माइनर डिसाइड होता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस अगर सब्स्टिट्यूशन को फेवर कर रही हैं वो आपकी रिएक्शन कंडीशंस, तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। या फिर अगर आपकी रिएक्शन कंडीशंस
एलिमिनेशन को फेवर कर रही हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो होगा वो एलिमिनेशन वाला ज्यादा होगा, मेजर होगा। ठीक है, अब वो रिएक्शन कंडीशंस होती क्या है, देखो आपका, ठीक, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, अगर CH3 CH3, ठीक, और CH2Br, ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हमने ले लिया, ठीक है, मान लो, ठीक, और इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, इथेनॉल के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराई, C2H5OH के साथ, इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराई। ठीक है, तो अब देखो होगा क्या मालूम है आपको, अगर याद हो मैंने एलिमिनेशन वाले में कहा था कि स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। ये क्या है, हमारा वीक बेस है। क्या है, हमारा वीक बेस है। तो ये जो रिएक्शन होगी ना, इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि आपका मिल जाएगा CH3 और CH2 CH2O C2H5, ठीक, Br की जगह OC2H5 लग गया, समझ रहे हो, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट होगा, यानी कि देखो एलिमिनेशन भी होगा, सब्स्टिट्यूशन समझ में आया ना, Br की जगह OC2H5 लग गया, समझ रहे हो कैसे। अगर ये भी चीज जाननी हो कि कैसे, तो देखो Br माइनस ऐसे टूटेगा, तो ये Br माइनस होगा, ये प्लस होगा, Br टूटा तो Br माइनस प्लस, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के लोन पेयर इधर आ जाएंगे। ठीक, ऑक्सीजन के लोन पेयर जब इधर आ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH2, ठीक, CH2 और O, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे H। इतना क्लियर हुआ। और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया था तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल तो होता नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये क्या करता है, ये H प्लस रिलीज कर देता है। ठीक, क्या करेगा, -H+। तो अब जब H प्लस रिलीज कर दिया तो ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ लिया, तो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, तो आपको क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल गया। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि बन कैसे रहा है। ठीक, अच्छा, इसी के साथ साथ एलिमिनेशन भी देता है, इसी के साथ साथ एलिमिनेशन भी देगा, यानी कि आपका Br इधर से और H इधर से, तो यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 ये भी मिलेगा। ठीक, इस कंडीशन में भी ये मिलेगा, बट क्या होगा, ये माइनर होगा। ये क्या होगा, माइनर होगा। मेजर प्रोडक्ट आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, माइनर प्रोडक्ट आपका एलिमिनेशन मिलेगा, लेकिन मिलेगा। ठीक, तो एलिमिनेशन को फेवर कराने के लिए दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक, इतना समझ में आया कि सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल होता है, एलिमिनेशन भी पॉसिबल होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं। ठीक, अभी मैं कंडीशंस लिख देता हूं। इतना क्लियर हुआ। अब देखो कंडीशंस क्या फॉलो करनी है ना, कंडीशंस बहुत सिंपल सी हैं जो फॉलो करनी है आपको। कंडीशंस ये फॉलो करनी है कि अगर आपका, यहां लिख देता हूं मैं, एलिमिनेशन, यहां लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन। ठीक, कंडीशंस दो ही तीन है, बहुत ज्यादा कंडीशंस नहीं होती हैं। ठीक, क्या कंडीशंस फॉलो होंगी, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस, तो क्या फेवर होता है, एलिमिनेशन फेवर होता है। ठीक है, क्यों फेवर होता है अभी मैं बताता हूं, पहले आप लोग कंडीशन समझ लो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो एलिमिनेशन फेवर होता है। दूसरा, अगर हीट करते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, अगर हम लोग हीट यूज करते हैं, जो रिएक्शन मिक्सचर है, किसी टेस्ट ट्यूब में, किसी फ्लास्क में, किसी बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो, उसको अगर आप हीट करते हो तो एलिमिनेशन फेवर हो जाता है एज कंपेयर टू सब्स्टिट्यूशन। और इसी का उल्टा सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि वीक बेस, ठीक, वीक बेस अगर यूज करते हो एंड नो हीटिंग, नो हीट, ठीक, नो हीट, तो क्या फेवर होता है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन फेवर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना नोट डाउन करो। चलो
ठीक, अब जो एक सिंपल से एग्जाम्पल से चीजों को समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 Br। ठीक, ये है, एक जगह मैं नीचे भी लिख दे रहा हूं सेम चीज। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अगर इसमें मैं इथेनॉल यूज करूं, ठीक है, इसमें मैं अगर इथेनॉल यूज करूं, इथेनॉल हमारा वीक बेस है। एक्चुअली तो अल्कोहल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, वो कभी कभी एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है, कभी कभी बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। ठीक, इस कंडीशन में ये वीक बेस की तरह काम करेगा। ठीक, तो अच्छा, जब वीक बेस था, मैं कोई हीट भी नहीं कर रहा, ठीक, सिंपल सा बस मैंने क्या लिया, प्रोपिल ब्रोमाइड लिया और इथेनॉल ले लिया, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? अगर जो रिएक्शन कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? हमारा मेजर प्रोडक्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला होना चाहिए, यानी कि CH3 CH2 CH2O C2H5 बनेगा। ठीक, ये मेजर, और माइनर क्या बनेगा? ठीक है, ये तो आपका हो गया मेजर। ठीक, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन पूरी तरह नहीं खत्म हो जाती, थोड़े प्रोडक्ट आपको एलिमिनेशन के भी मिलेंगे। एलिमिनेशन में क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड CH2, भले माइनर मिले लेकिन मिलेगा। पूरी तरह हम लोग एलिमिनेशन को दबा नहीं सकते रिएक्शन कंडीशन से, समझ रहे हो? ये आपका मिलेगा। उसी की जगह अगर मैं यहां पे स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, क्या ले लूं? स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि ONA मान लो ले लिया, सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड ले लिया, तो ये कौन सा आयन जनरेट करता है? ये आयन जनरेट करता है C2H5O-, ठीक है, C2H5O- इथॉक्साइड आयन जनरेट करता है। ये क्या है? सोडियम इथॉक्साइड है, और जनरेट क्या करता है? इथॉक्साइड आयन। ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इतनी बात समझो कि स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो प्रोटॉन का, वो हाइड्रोजन का भूखा होता है। समझ रहे हो? ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो हाइड्रोजन का भूखा होता है, वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है। समझ रहे हो? वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है, ठीक है। ये क्या है? वीक बेस है। समझ रहे हो? वीक बेस है, ये सब्स्टिट्यूशन फेवर कर देगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जो कि जरूरी है हमारे एलिमिनेशन के लिए, जैसे हम लोग जनरल रिएक्शन में पढ़ा था। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? इसमें आपका मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा CH2, समझ रहे हो? और माइनर अभी भी मिलेगा। माइनर में आपका क्या मिलेगा? माइनर में आपका मिलेगा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि CH3 CH2 CH2O C2H5, समझ रहे हो? ये मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को? ठीक, तो इतना समझ में आया ना स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से क्या फर्क आ रहा है? स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अब क्या होगा? यहां से ये टूटेगा और ये जो माइनस है, ठीक, ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन को ले जाएगा और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई? Br इधर से निकल जाएगा, ठीक, और ये हाइड्रोजन कौन ले जाएगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस ले जाएगा, और ये इधर क्या आ जाएगा? बॉन्ड इधर शिफ्ट होके पाई बॉन्ड बन जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा। बट इस कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट क्या है? आपका एल्कीन, यानी कि एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट, रादर देन आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, अब एक चीज और, आप लोग अगर जनरल रिएक्शन को वापस से रिकॉल करो, उसमें मैंने L लिखा था ना। L क्या है? हमारा लीविंग ग्रुप। तो अब लीविंग ग्रुप होते कौन कौन से हैं? ठीक है, जो मैंने L लिखा था आपका CH3 CHH CH2L, ये लिखा था ना। तो लीविंग ग्रुप कौन से होते हैं अच्छे? समझ रहे हो? कौन से लीविंग ग्रुप ऐसे हैं जो एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर करेंगे, या फिर ऐसा कह सकते हो कौन से लीविंग ग्रुप्स अच्छे हैं जो कि आराम से टूट जाते हैं। ठीक है, तो L कौन कौन से होते हैं? L बेसिकली जो कि आपके अच्छे न्यूक्लियोफाइल हो बट वीक बेस हो। L कौन से होते हैं? L आपके जैसे गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक, प्लस वीक बेस, ठीक, जिनमें ये कैरेक्टर होता है, गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वीक बेस होते हैं, वो आपके अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, और जनरली वही लिए जाते हैं आपके सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन कराने के लिए। अब L हो कौन कौन से सकते हैं? L हो कौन कौन से सकते हैं? आपके हेलाइड्स,
यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हो सकते हैं। आपका N2+ हो सकता है, आपका Sr2+ हो सकता है, आपका H2O+ हो सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं। क्या हैं? अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं, ठीक है। हैलाइड आपका अच्छा लीविंग ग्रुप है, ठीक। हैलाइड जितने भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जितने भी हैं वो अच्छे लीविंग ग्रुप्स हैं, आराम से टूट जाते हैं, क्योंकि ये हैलाइड जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं लेकिन गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इस वजह से। अब N2+ है तो देखो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है ना, अब यहां पे अगर मैं N2+ लगा दूं, ठीक, N2+, तो आप देखो नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल का थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज तो स्टेबल होगा नहीं, तो ये बहुत जल्दी ही ऐसे इसी तरह टूट जाएगा, जो कि हमको चाहिए था हमारे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए, है ना। सेम केस आता है Sr2+ के साथ भी। अब यहां पे अगर आपका Sr2+ लगा है, ठीक है, तो क्या होगा? सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सेम वही रीजन कि सल्फर पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं होगा, टूट जाएगा। H2O+ लगा हुआ है अगर, है ना, क्या लगा है? H2O+ लगा हुआ है, OH2, ठीक, और प्लस, तो सेम रीजन इसमें भी। ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन, तो वो भी अपनी तरफ बॉन्ड तोड़ गई, जल्दी से निकल जाएगा पानी, है ना, वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, तो अच्छे लीविंग ग्रुप हो गए ये, है ना। तो हमारी जो रिएक्शन है वो आसानी से हो पाती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई? तो ये तो देखो एक जनरल बातें हो गई किसके बारे में? एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। अब इसके साथ मैं कुछ चीजें आपकी स्टार्ट कर देता हूं आज के, मैं पूरा कवर नहीं करूंगा, पूरा अगले वीडियो में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो एलिमिनेशन कई तरीके की होती है, ठीक है। E1 होती है, E2 होती है, E1CB होती है, राइट। तो एक एक करके उसको पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? E2 रिएक्शन के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूं, पूरा नहीं कवर करूंगा, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक। तो देखो E2 रिएक्शन में क्या होता है ना, E2 रिएक्शन कंसर्टेड रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे कि बहुत टाइम से ये एग्जांपल लेते आ रहे हैं, उसी एग्जांपल से फिर समझा देता हूं। CH2Br, ठीक, प्लस आपका इथॉक्साइड, ठीक, क्या बनेगा? आपका बनता है ये CH3 प्रोपीन बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब कंसर्टेड रिएक्शन से क्या मतलब हुआ? कंसर्टेड रिएक्शन से मतलब हुआ कि ओवरऑल पूरी रिएक्शन वन स्टेप रिएक्शन है, समझ रहे हो। जो कुछ भी हो रहा है, ब्रोमीन का निकलना, इथॉक्साइड का हाइड्रोजन लेना, समझ रहे हो, इथॉक्साइड का हाइड्रोजन लेना, ब्रोमीन निकलेगा, ये बेस हाइड्रोजन लेगा, इधर पाई बॉन्ड बनेगा, वो सब एक स्टेप में हो रहा है। क्या हो रहा है? एक स्टेप में हो रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम है बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? बायमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों बायमॉलिक्यूलर, अभी बताते हैं। तो देखो क्या होगा, आपका Br टूटेगा, ठीक, ये H लेगा, और ये जो तीन स्टेप्स हो रहे हैं ये एक साथ होंगे, एक ही स्टेप में होंगे, और आपका क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका प्रोपीन, ठीक है। क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन। अभी इसकी मैकेनिज्म मैं और क्लियरली लिख देता हूं, क्योंकि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। जैसे SN2 आप लोग ने पढ़ी होगी, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, सिमिलरली वैसे ही इसमें भी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आप लोग को, ठीक। तो इसका जो रेट लॉ होता है ना, इसका जो E2 रिएक्शन का जो रेट लॉ होता है वो होता है स्मॉल k, और बायमॉलिक्यूलर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपके बेस की कंसंट्रेशन और आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि स्मॉल k, और यहां पे आपका जैसे मान लो एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो RX, है ना, और साथ ही साथ आपके बेस दोनों पे डिपेंड करता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। इसका अगर ऑर्डर निकालोगे तो क्या होगा? इसका 1 है और बेस का भी 1 है, ये 1 ही 1 तो है पावर में, तो 1 + 1 =
2, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। और ये इस जो रिएक्शन का रेट है, E2 रिएक्शन का जो रेट है कि कितनी तेजी से होगा, समझ रहे हो, वो आपके एल्किल हैलाइड या एल्किल हैलाइड की जगह कोई दूसरा भी आप ले सकते थे। मैंने यहाँ पे एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल लेके समझाया, इसकी जगह आप N2+ वाला Sr2+ या फिर OH लगा के वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, एल्कोहल ले सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक। तो आपके रिएक्टेंट पे और आपके बेस पे, दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक। तो E2 रिएक्शन क्या हो गई, E2 रिएक्शन इज अ कंसर्टेड रिएक्शन, ठीक है, एंड E2 रिएक्शन follows second order kinetics, which means it depends on the its rate basically depends on the concentration of the reactant as well as your base, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक। चलो अब इसकी देखो प्रॉपर मैकेनिज्म में लिखता हूं, ठीक। प्रॉपर मैकेनिज्म E2 रिएक्शन की कैसे होती है वो लिखते हैं, ठीक। तो देखो क्या होगा, आपका इसी एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है। CH यहां पे H, ठीक, और CH2Br है जैसे, ठीक है, और यहां पे क्या है आपका C2H5O- है, ठीक है। तो अब होता क्या है, जो कि मैंने अभी तक बताते आ रहा हूं वही चीज होगी कि ये ऐसे टूटेगा, ठीक, ये हाइड्रोजन को लेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप एक साथ होते हैं और इसके बाद बनता क्या है, इसके बाद एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट कुछ इस तरीके की बनेगी, CH3, ठीक। ट्रांजिशन स्टेट में क्या दिखाना होता है, आपको डॉटेड लाइन से दिखाना होता है कि कौन सा बॉन्ड टूट रहा है और कौन सा बॉन्ड बन रहा है। तो देखो CH था, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड से दिखा देंगे, ठीक है। यहां पे एक सिंगल बॉन्ड तो था ही और एक पाई बॉन्ड और बनेगा, तो उस पाई बॉन्ड को हम लोग डॉटेड से दिखा देंगे, ठीक। फिर क्या आएगा, CH2 आएगा, ठीक, CH2 आएगा और ब्रोमीन का टूट रहा है बॉन्ड, तो उसको डॉटेड से दिखा के ब्रोमीन कर देंगे, ठीक। अच्छा, और एक चीज और, इथॉक्साइड हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहां पे डॉटेड से OC2H5 लिख देंगे। जहां जहां बॉन्ड बन रहा है या ब्रेक हो रहा है वहां पे डॉटेड लाइन से हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, ये आपकी हुई ट्रांजिशन स्टेट, TS। इतनी बात क्लियर हुई। और एक चीज और चाहे तो लिखना चाहो, 10 की पावर -18 सेकेंड के लिए ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -18 सेकेंड के लिए ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करती है और उसके बाद आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या प्रोडक्ट मिलता है, आपका प्रोपीन मिल जाएगा, ठीक। साथ में क्या मिलेगा, आपका इथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि C2H5 जो इथॉक्साइड था वो H से रिएक्ट किया और Br- अलग हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। ये आपकी कुछ होती है E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि कुछ इस तरीके की आपको दिखती है, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। चलो इतना नोट डाउन करो। अब देखो इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसा होता है। जो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन है उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किस तरीके का होता है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा, ये है, ठीक। यहां पे आपकी एनर्जी और यहां पे आपकी रिएक्शन, ठीक। इतना क्लियर है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका कुछ इस तरीके का होगा, ठीक। यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगी आपकी ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। यहां पे आपका रिएक्टेंट्स, ठीक, और यहां पे क्या है, प्रोडक्ट। क्लियर हुआ। कुछ इस तरीके का आपका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, किसका, E2 रिएक्शन का, ठीक है, बायमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो। अब एक चीज बस और बताता हूं, फिर आज का वीडियो खत्म हो जाएगा। बाकी की चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। इतना क्लियर है। अब देखो, जो मैंने मैकेनिज्म बताई आपको, वो हमको कैसे पता कि वो सही है,
देखो हम लोग जब भी बीकर में या टेस्ट ट्यूब में कहीं ना कहीं हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग को ऐसे बॉन्ड टूटता हुआ है, बॉन्ड जुड़ता हुआ, ये सब तो दिखता नहीं है, हम लोग को सीधा सीधा प्रोडक्ट मिलता है। तो हम लोग मैकेनिज्म प्रपोज करते हैं समझने के लिए उस रिएक्शन को कि ये कैसे हो रही है, लेकिन उसके पीछे हमको एविडेंस भी तो देने पड़ेंगे। मैंने आपको बताया कि CH3CH, ठीक, CH2Br था, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, इधर से OC2H5 कनेक्ट हो रहा है, इतना सब हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ एविडेंस भी तो देना पड़ेगा ये बताने के लिए कि हाँ ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन है और जो जो बॉन्ड मैं तोड़ रहा हूं वो एक्चुअली में टूट रहे हैं, ठीक है। तो देखो इतना तो हमको पता है, देखो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स तो फॉलो हो रही, वो एक्सपेरिमेंटली देख ही लिया गया, तो इससे ये चीज क्लियर हो गई कि इथॉक्साइड के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और आपके रिएक्टेंट पे भी। वो देखो एक्सपेरिमेंटली कैसे पता चला, वो सीधा सीधा है बहुत। रेट है, रेट इक्वल टू के आपका रिएक्टेंट, ठीक, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है, और फिर क्या, बेस, यही तो था, ठीक, रिएक्टेंट और बेस। अब मैं बेस की कंसंट्रेशन कम कर दूं, यानी कि जैसे इथॉक्साइड लिया था, इथॉक्साइड की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मतलब जिस स्पीड से रिएक्शन चल रही थी उससे धीमी हो गई। सिमिलरली अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दें तो एग्जैक्टली वही चीज फिर देखने को मिली कि रेट हमारा फिर कम हो गया, ठीक। अगर बढ़ा दें तो रेट बढ़ रहा है, दोनों के ही केस में, बेस की कंसंट्रेशन बढ़ाई तब भी रेट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तब भी रेट बढ़ रहा है। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो रिएक्शन है हमारी वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, यानी कि वो रिएक्टेंट और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। एक तो ये बात क्लियर हो गई जिससे ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया कि जो हमारी E2 रिएक्शन है वो क्या है, आपकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। इतनी बात क्लियर हुई। दूसरी चीज देखो, हमको ये पता है कि ब्रोमीन है, यहां पे और भी कोई लीविंग ग्रुप हो सकता है, तो वो तो अच्छा लीविंग ग्रुप है तो वो तो टूटेगा ही टूटेगा, ठीक, इतनी बात क्लियर है। हमको एविडेंस इस चीज का देना था कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, हमको एविडेंस इस चीज का देना है कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक। जो हमने कह दिया कंसर्टेड रिएक्शन है, सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, ब्रोमीन भी टूट रहा है, हाइड्रोजन भी टूट रहा है, पाई बॉन्ड भी बन रहा है, वो सब एक साथ हो रहा है, तो उसका हमको एविडेंस देना है। तो हमको ये तो पता है कि ब्रोमीन टूटेगा क्योंकि वो अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो टूटेगा ही। हमको एविडेंस इस बात का देना है कि ये हाइड्रोजन भी टूटता है उसी के साथ, ठीक है। जो आपकी मैकेनिज्म है, बेसिकली जो ये मैकेनिज्म है, इसमें हाइड्रोजन भी टूट रहा है, हमको इस बात का एविडेंस देना होता है, ठीक। तो अब वो एविडेंस कैसे देंगे, उस एविडेंस के लिए हम लोग एक सिंपल सा इफेक्ट लगाते हैं जो कि होता है आइसोटोप इफेक्ट। क्या होता है, आइसोटोप इफेक्ट, ठीक, आइसोटोप इफेक्ट, ठीक। अब आइसोटोप इफेक्ट में क्या होता है कि बेसिकली जैसे आपका ये है CH3 CHH CH2Br, ठीक, एक तो ये लिया और इसकी रिएक्शन कराई हमने C2H5O- से, ठीक। हमको ये दिखाना है कि जो हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ये हमको शो करना है, ठीक। तो वो कैसे शो करते हैं, देखो एक तो ये हो गई हमारी, ठीक। दूसरी जो लेते हैं हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं उसके आइसोटोप से, यानी कि ड्यूटेरियम से, ठीक है, और CH2Br, ठीक, और प्लस एग्जैक्टली वही आपका इथॉक्साइड आयन, ठीक। तो अब देखो इससे मालूम है क्या पता चलता है, ठीक। अब जब ये वाली रिएक्शन कराई गई, ठीक, और ये रिएक्शन कराई गई, दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलता है, ये मत कंफ्यूज होना कि प्रोडक्ट फर्क हो जाएगा, ठीक। इसमें भी आपका प्रोपीन मिलेगा, ठीक, इसमें भी आपका प्रोपीन मिलेगा, बस फर्क मालूम है क्या आएगा, ये रिएक्शन तेज होती है, ये रिएक्शन धीमी होती है, ठीक है। ये रिएक्शन जो आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन है, ये 7 टाइम्स, समझ रहे हो, 7 टाइम्स फास्ट है। आपकी जो ये फर्स्ट वाली रिएक्शन है, ये सेकेंड वाली रिएक्शन से 7 टाइम्स फास्ट है, समझ रहे हो। अगर ऐसे लिख दूं मैं इसको KH, ठीक है,
KH मतलब हाइड्रोजन वाली जो रिएक्शन है उसका रेट अपॉन KD का रेट, KD यानी जो ये जो ड्यूटेरियम वाला जो रिएक्शन थी, ठीक, इसका रेट, तो हमारे पास आता है 7.1। समझ रहे हो? तो अगर इसको उधर भेजें तो क्या आएगा, KH इक्वल टू 7.1 KD। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन वाला जो रिएक्शन थी ये वाली, ठीक, उसका रेट 7 गुना है किससे, KD वाली से। ठीक, तो इस चीज से क्या पता चल रहा है, इस चीज से हमें यह पता चल रहा है कि ये जो हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है ये टूट रहा है रिएक्शन मैकेनिज्म में। क्यों? क्योंकि देखो एक सिंपल सा फंडा है और ये चीज एक्सपेरिमेंटली पता भी है हम लोग को कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है जब हम उसको कंपेयर करते हैं आपके कार्बन ड्यूटेरियम के बॉन्ड से। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, समझ रहे हो, इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके रिएक्शन में ये बॉन्ड टूट रहा होता, अगर आपके रिएक्शन में ये कार्बन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा होता तभी तो हमको ये इफेक्ट मिलता। बात समझे? कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक, इतनी बात क्लियर है? तो अगर रिएक्शन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है तभी तो हमको रेट में डिफरेंस मिलेगा। समझ रहे हो? ये वाली रिएक्शन 7 गुना स्लो हुई एज कंपेयर टू दिस, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन तो हो सकता है कि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इसलिए इसको टाइम ज्यादा लग रहा है रिएक्शन कंप्लीट करने में। आप समझ रहे हो बात? कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, राइट? और हमने जब रेट देखा तो हमने देखा कि हाइड्रोजन वाला जो ये रिएक्शन है ये 7 गुना तेज है इसकी रिएक्शन से, ये वाली सेकेंड वाली रिएक्शन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि हमारी रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड स्ट्रांग ज्यादा है तो उसको तोड़ने में टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी धीमी हो जाएगी। समझ रहे हो? वही चीज तो हमको देखने को मिली, जो दूसरी वाली रिएक्शन है वो 7 गुना धीमी है पहली वाली रिएक्शन से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन का और कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड हमारे रिएक्शन में टूट रहा है। जो हम लोग ने रिएक्शन मैकेनिज्म दी थी जिसमें बेस आपका हाइड्रोजन तोड़ रहा था, ले जा रहा था, वो सही मैकेनिज्म है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है। हमें यही चीज तो इससे पता चल रही है, क्योंकि कार्बन ड्यूटेरियम का तो बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। ठीक, तो और रेट इसका कम आया, 7 गुना कम रेट आया, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड टूट रहा है, क्योंकि इसको तोड़ना मुश्किल है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा तोड़ने में, तो ओवरऑल रिएक्शन खत्म होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। समझ रहे हो बात? तो ये एक एविडेंस दिया गया था जिसके बेसिस पे जो मैंने आपको E2 रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई उसको सही बताया गया, सही प्रूफ किया गया। ऑलराइट, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी E2 रिएक्शन के बारे में कुछ और चीजें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, उसको भी अगर मैं आज ही की वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को भी समझने में फिर दिक्कतें आ जाएंगी। ऑलराइट, तो आई होप आप लोग को इतनी बातें समझ में आई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।